दोस्तों, दुनिया की राजनीति में कुछ शिखर सम्मेलन सिर्फ औपचारिक मुलाकातें नहीं होते, वे आने वाले वर्षों की वैश्विक दिशा तय कर। कैमरे के सामने मुस्कुराहट होती है, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे की तारीफ की जाती है, लेकिन बंद कमरों में असली ताकत की भाषा बोली जाती है। और इस बार बीजिंग में जो हुआ दृश्य दुनिया ने देखा, उसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या अमेरिका अब भी दुनिया की निर्विवाद सुपर पावर है, या शक्ति संतुलन धीरे धीरे चीन की तरफ खिसक चुका है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्रपति आमने सामने बैठे, लेकिन जिस मुद्दे को अमेरिका उठा रहा था, चीन या तो उसे सीधा खारिज कर रहा था या फिर बेहद सख्त चेतावनी के साथ जवाब दे रहा था। सबसे बड़ा मुद्दा था ताइवान। अमेरिका ने संकेत देने की कोशिश की, लेकिन चीन ने साफ शब्दों में कह दिया, ताइवान हमारी लक्ष्मण रेखा है। इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला गया तो अमेरिका चीन संबंध खतरनाक टकराव की तरफ जा सकता। संदेश साफ था, ताइवान पर किसी भी प्रकार का दबाव या हस्तक्षेप अब चीन बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और यह बयान सिर्फ बयान नहीं था, यह उस चीन की तरफ से आया था जो अब आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर खुद को अमेरिका के बराबर नहीं, बल्कि कई मामलों में उससे ज्यादा निर्णायक शक्ति के रूप में पेश करने लगा। दूसरा बड़ा मुद्दा था हॉर्मुज रूट। अमेरिका चाहता था कि चीन ईरान पर दबाव बनाए, समुद्री रास्तों को सामान्य करने में सहयोग करे, लेकिन चीन ने उल्टा अमेरिका को सीमाएं याद दिला दी। साफ कहा गया कि हॉर्मुज रूट का सवाल ईरान की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। चीन ने यहाँ तक दोहराया कि संयुक्त राष्ट्र में भी वह इसी लाइन पर कायम रहा। यानी अमेरिका जिस अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की उम्मीद लेकर बीजिंग पहुंचा था, वह समर्थन उसे नहीं मिला। और तीसरा झटका लगा टेरिफ पर। अमेरिका दुनिया पर आर्थिक दबाव बनाने के लिए टेरिफ की राजनीति कर रहा था, लेकिन शी जिनपिंग ने खुलकर कह दिया कि टेरिफ किसी समस्या का समाधान नहीं है। व्यापार युद्ध किसी को जीत नहीं दिलाते। यह सीधा हमला था ट्रंप की आर्थिक रणनीति पर। अब जरा इस पूरी तस्वीर को ध्यान से देखिए। एक तरफ अमेरिका है जो चीन पर दबाव बनाना चाहता है, ईरान को रोकना चाहता है, वैश्विक व्यापार को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। दूसरी तरफ चीन है जो खुलकर अमेरिका की लाइन स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। और इसी समय दिल्ली में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है। यहीं पर ईरान के विदेश मंत्री ने पूरी दुनिया के सामने बेहद तीखा सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स के एक सदस्य देश पर हमला हुआ, हमला अमेरिका और इजराइल ने किया, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की अनदेखी हुई, तो क्या ब्रिक्स इसकी निंदा करेगा? यह सिर्फ कूटनीतिक बयान नहीं था, यह ब्रिक्स की असली परीक्षा थी। क्योंकि अगर ब्रिक्स खुद अपने सदस्य देश के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई पर स्पष्ट रुख नहीं लेता, तो फिर उसकी वैश्विक विश्वसनीयता पर सवाल उठे। और इसी के बीच भारत की स्थिति सबसे ज्यादा जटिल होती जा रही है। एक तरफ क्वाड है जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है, जिसका पूरा सामरिक ढांचा चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने पर आधारित है। दूसरी तरफ ब्रिक्स है जहां रूस, चीन, ईरान जैसे देश अमेरिका की नीतियों को चुनौती दे रहे हैं। यानी भारत वैश्विक ध्रुवों के बीच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी दौरान ऊर्जा संकट ने पूरी स्थिति को और विस्फोटक बना दिया है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% कच्चा तेल आयात करता है, उसमें से लगभग आधा हिस्सा हॉर्मुज रूट से आता है, लेकिन वही रूट इस वक्त तनाव और सैन्य खतरे के केंद्र में है। ऊपर से अमेरिकी दबाव के कारण रूस से तेल खरीदने पर भी जटिलताएं बढ़ रही है। यहीं पर रूस खुलकर भारत को प्रस्ताव देता है, जितना तेल चाहिए ले जाइए। ईरान भी कहता है, हमारे दरवाजे खुले हैं, संबंध ऐतिहासिक है, फैसले आपको लेने हैं। यानी अमेरिका दबाव बना रहा है और रूस, ईरान विकल्प दे रहे हैं। अब सवाल यह है कि भारत किस दिशा में जाएगा, क्योंकि अगर भारत पूरी तरह अमेरिकी रणनीति के साथ जाता है तो ऊर्जा सुरक्षा संकट बढ़ सकता है। अगर रूस और ईरान की तरफ झुकता है तो पश्चिमी दबाव बढ़ेगा, और अगर बैलेंस करने की कोशिश करता है तो दोनों पक्षों की नाराजगी का खतरा रहेगा। इसलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स बैठक में अपेक्षाकृत संतुलन की भाषा अपनाई। उन्होंने वैश्विक आर्थिक संकट, व्यापार अस्थिरता और तकनीकी चुनौतियों का जिक्र, लेकिन वही ईरान के विदेश मंत्री ने सीधे अमेरिका और इजराइल का नाम लेकर गैर कानूनी आक्रमण का, यानी भारत सावधानी से चल रहा है, जबकि चीन और ईरान कहीं ज्यादा आक्रामक कूटनीति दिखा रहे हैं। अब चीन की रणनीति को भी समझिए। चीन सिर्फ अमेरिका का विरोध नहीं कर रहा, वह खुद को वैकल्पिक वैश्विक शक्ति के रूप में पेश कर रहा है। वह कह रहा है, दुनिया को खुले व्यापार की जरूरत है, टेरिफ की नहीं। संप्रभुता के सम्मान की जरूरत है, सैन्य दबाव की नहीं। और शायद इसी वजह से यूरोप तक की नजर अब चीन पर टिकी हुई है, क्योंकि यूरोप खुद ऊर्जा संकट में फंस चुका है। जेट फ्यूल की भारी कमी की बात सामने आ रही है, एयरलाइंस प्रभावित हो रही है, सप्लाई चेन टूट रही है। और इस संकट का सीधा संबंध मिडिल ईस्ट के युद्ध और हॉर्मुज रूट की स्थिति से जुड़ चुका है। यानी यह अब सिर्फ क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रहा, यह वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति, समुद्री व्यापार, सैन्य गठबंधनों और नई विश्व व्यवस्था का संकट बन चुका है। इस बीच अमेरिका की स्थिति भी कमजोर दिखाई दे रही है। चीन पर लगाए गए टेरिफ ने उल्टा असर पैदा किया। चीन ने रेयर अर्थ सप्लाई सीमित कर दी।
अमेरिकी कृषि उत्पादों की खपत कम कर दी और अब अमेरिका खुद आर्थिक दबाव महसूस कर रहा है। यानी जो अमेरिका दूसरों पर आर्थिक युद्ध थोपना चाहता था, वहीं अब कई मोर्चों पर उलझता दिखाई दे रहा है। और यही कारण है कि बीजिंग की यह बैठक सिर्फ औपचारिक मुलाकात नहीं मानी जा रही, क्योंकि वहाँ कैमरों के सामने चाहे दोस्ती की बातें हुई हो, लेकिन असल संदेश बेहद स्पष्ट था। चीन कह रहा है हम सहयोग चाहते हैं लेकिन दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। ईरान कह रहा है सम्मान मिलेगा तो जवाब सम्मान से देंगे, लेकिन युद्ध थोपोगे तो पीछे नहीं हटेंगे। रूस कह रहा है दुनिया को नए आर्थिक और सामरिक संतुलन की जरूरत है, और भारत वह अब भी उस कठिन मोड़ पर खड़ा है। हर कदम का असर उसकी ऊर्जा सुरक्षा, विदेश नीति और वैश्विक स्थिति पर पड़ेगा। अब पूरी दुनिया की नज़र 2 तारीखों पर टिक गई है, बीजिंग शिखर सम्मेलन का निष्कर्ष और ब्रिक्स की बैठक के बाद का अगला कदम। क्योंकि 15 तारीख के बाद सिर्फ बयान नहीं बदलेंगे, संभव है पूरी जियोपॉलिटिक्स बदलती दिखाई दे।